नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, अर्थात बाल विकास के संबंध में जो महत्वपूर्ण टॉपिक बचते थे अपने 2009 का अधिनियम, 2005 और इसके साथ साथ अधिगम, तो ये सारे के सारे टॉपिक अपनों ने क्लियर कर लिए हैं। अब अंत में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसको भी आज की क्लास में अपने देख लेते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? छोटा सा है, परंतु उसमें कुछ चीजें हैं वो महत्वपूर्ण बच जाती है। समायोजन टॉपिक का अध्ययन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। समायोजन छोटा सा टॉपिक है, परंतु समायोजन की जो युक्तियां मानी जाती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उसके लिए अपन इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। समायोजन की बात करें तो देखिए, ये सम जोड़ आयोजन से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है अच्छे तरीके से या अच्छे से, जबकि आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना अर्थात अच्छे तरीके से व्यवस्था करना, परिस्थितियों को संभालना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति या बालक की परिस्थितियों को संभालने की जो शारीरिक व मानसिक योग्यता है वही क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति या बालक की शारीरिक या मानसिक योग्यता जो संतुलन स्थापित करने में सहायक हो, क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यही विशेषता क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं समायोजन से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को। देखिए, विभिन्न परिभाषाओं की यदि बात करें तो अनेक विद्वानों द्वारा समायोजन की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। बस शब्द चेंज है, बाकी मूल बातें वो की वो रहेगी। उनमें यदि अपन बात करें कि ट्रैक्सल के अनुसार यानी ट्रैक्सल ने इस संबंध में कौन सी परिभाषा दी है? तो इन्होंने कहा है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं से परिपूर्ण व संतुष्ट रहता है। तो वही अवस्था क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। यानी ट्रैक्सल महोदय ने एक अवस्था विशेष को समायोजन कहा है, और उन्होंने कहा है कि जिसमें व्यक्ति सभी पहलुओं से परिपूर्ण हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट का मतलब वह समायोजन स्थापित कर लेता है, और यदि बालक समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तो वह अपरिपूर्ण या असंतुष्ट रह जाता है। इसके अलावा यदि अपन अन्य विचारक की बात करें तो देखिए, स्किनर महोदय की बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इन्होंने छोटी सी परिभाषा दी है और कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि समायोजन अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन अपन तभी स्थापित कर पाते हैं जब अपन परिस्थितियों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और सीखना ही क्या होता है? अधिगम होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में या अन्य एक दो लेखकों की, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के बारे में। देखिए, एडलर महोदय ने
भी समायोजन की बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है, जिनको भी अपन उस परिभाषा को भी अपन देख लेते हैं। तो एडलर के अनुसार, अब एडलर ने इस संबंध में क्या कहा है? इन्होंने यूं कहा है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। तो समायोजन क्या है? श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। उसके बाद यदि अपन बात करें गेट्स व अन्य की, तो गेट्स व अन्य की सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से संबंधित क्यों ना हो। इन्होंने कहा है कि समायोजन एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी को इन्होंने कहा है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने यानी व्यक्ति स्वयं और साथ साथ वातावरण के मध्य है, अपने व वातावरण के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए वो क्या करेगा? संतुलन स्थापित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है और सभी की सभी चीजें इसमें आ जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि गेट्स व अन्य की परिभाषा बहुत ही सुंदर मानी जाती है। इन्होंने पूरी चीजें बता दी है कि भी समायोजन एक तो हमेशा चलता है, अपन कहीं भी घर में भी और बाहर भी समायोजन करते हैं। और समायोजन है क्या? तो व्यक्ति कहीं कहीं पर तो ऐसे करता है कि परिस्थितियों को संभालने के लिए स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करता है, कभी कभार ऐसे होता है कि वातावरण में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से वह समायोजित हो जाता है। व्यक्ति चाहे परिस्थितियों को संभालने के लिए, समायोजित होने के लिए, चाहे स्वयं में परिवर्तन करे अथवा वातावरण में परिवर्तन करे, दोनों ही स्थितियों को अपन क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए बोरिंग के अनुसार, बोरिंग ने भी एक परिभाषा दी है, हालांकि उनका नाम बोरिंग है परंतु उनकी परिभाषा बोरिंग नहीं है। तो बोरिंग के अनुसार बोरिंग व LS, देखिए बोरिंग नामक एक विद्वान है और इसके साथ साथ LS शेफर, इन दोनों ने ये परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है कि समायोजन एक प्रक्रिया है। इन्होंने भी समायोजन को प्रक्रिया माना है और होती भी एक प्रक्रिया ही है। समायोजन एक प्रक्रिया है, समायोजन एक प्रक्रिया है और इसके तहत क्या होता है? जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, व्यक्ति की आवश्यकता और उनको प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, या प्रभावित करने वाली परिस्थितियों, तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के मध्य संतुलन
स्थापित करता है। ये लीजिए, बोरिंग व एलिस शेफर, या आप इसको बोरिंग की परिभाषा ही मान सकते हैं क्योंकि बोरिंग के विचार यहाँ पर प्रभावशाली थे। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली परिभाषा के बारे में। तो अगली परिभाषा यदि अपन देखें तो अपन कॉलमैन की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर कॉलमैन की परिभाषा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कॉलमैन ने इस संबंध में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कॉलमैन इन्होंने कहा है कि समायोजन तनाव के साथ व्यवहार, समायोजन की प्रक्रिया जो है वो किस में मानी जाती है, तनाव के साथ व्यवहार करने व वातावरण के साथ अपनों ने देखा कि भी तनाव के साथ व्यवहार करने, पहले व्यक्ति तनाव में होता है, व्यवहार करता है, उसके बाद है वो वातावरण के साथ वह सुसंगत संबंध बनाने का प्रयास है। एक तो समायोजन क्या है, तनाव के साथ व्यवहार, ठीक है, व्यक्ति तनाव में होता है फिर व्यवहार करता है, तो व्यवहार करता है तब वह संतुलित हो जाता है। दूसरा, वातावरण के साथ सुसंगत, यानी वातावरण के साथ अच्छे तरीके से संबंध बनाकर व्यक्ति समायोजित हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है, समायोजन। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि समायोजन का अर्थ एवं परिभाषा दोनों चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं समायोजन की नेचर की, यानी प्रकृति की। देखिए, समायोजन की प्रकृति इन परिभाषाओं के माध्यम से समझ में आ गई होगी मोटे तौर पर तो, परंतु फिर भी अपन देख लेते हैं समायोजन की प्रकृति। तो सबसे पहली बात तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अपन समायोजन को कह सकते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि भी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक व मानसिक रूप से संबंध बनाने की प्रक्रिया है या संतुलन बनाने की योग्यता है। तो समायोजन शारीरिक व मानसिक योग्यता से संतुलन बनाए रखने की, या अपन यूं कहें कि मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। बात करते हैं आगे। तो आगे अपन कह सकते हैं कि समायोजन व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन जो है व्यक्ति के व्यवहार व वातावरण दोनों में परिवर्तन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भी समायोजन हर जगह चलता है, घर में भी और बाहर भी। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि भी समायोजन है वो शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाने की योग्यता है। अपन शारीरिक रूप से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और मानसिक रूप से भी अपन अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। अपन अपने व्यवहार में परिवर्तन करके भी यदि संतुलन स्थापित करते हैं तो भी समायोजन है, और अपन अपने व्यवहार में परिवर्तन न करके वातावरण में यदि परिवर्तन करके संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो वो भी क्या माना जाता है, समायोजन माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
देखिए, समायोजन का जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि समायोजन का मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति समायोजन स्थापित नहीं कर पाता तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। समायोजन जो है वो मनोवैज्ञानिक भी है और इसके साथ साथ वह शारीरिक भी है। यानी अपन कह सकते हैं कि समायोजन मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों है। इसके साथ अपन कह सकते हैं कि समायोजन जो है, समायोजन अनुरूपता की अवस्था कहलाती है। अनुरूपता की मतलब है कि अनुकूलन स्थापित करने की अवस्था ही क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि यह बहुआयामी होता है। बहुआयामी होता है कैसे? क्योंकि अनेक आयामों से अपन संबंध स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति व वातावरण के मध्य सुसंगत संबंध बनाने की योग्यता भी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि मानसिक रूप से बालक असंतुलित, अस्वस्थ हो जाता है यदि समायोजन स्थापित नहीं कर पाता था। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि समायोजन जो है ना, वो जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी उचित परिणाम देती है। तो सामाजिक भावना ले लो, सामाजिक भावना ले लो, वह सामाजिक जिम्मेदारी ले लो, जिम्मेदारी ले लो। सामाजिक भावना और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसमें उचित परिणाम समायोजन देता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक भावनाओं की रक्षा करता है। व्यक्ति अगर असंतुलित हो तो वो समाज का विरोधी हो जाएगा, और समायोजित है तो वह उसमें समाज के प्रति अच्छी भावनाएं रहेगी, वह सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी आसानी से करेगा। तो ये थी समायोजन की प्रकृति यानी अर्थ। परिभाषा के बाद अपनों ने प्रकृति देखी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन समायोजन के प्रकारों में। देखिए, समायोजन के प्रकारों में यदि अपन बात करें तो समायोजन के कुल 3 प्रकार माने जाते हैं मोटे तौर पर। कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं उसमें भी अपन देख लेते हैं, उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो यहां पर अपन देख रहे हैं समायोजन के प्रकार। समायोजन के प्रकारों में अपन 3 प्रकार के समायोजन देखने वाले हैं। कौन कौन से समायोजन? देखिए, सबसे पहला तो है रचनात्मक समायोजन। दूसरा समायोजन माना जाता है मानसिक मनोरचना समायोजन। और तीसरा है स्थानापन्न समायोजन। 3 प्रकार का समायोजन है, और तीनों प्रकार के समायोजन में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, यदि अपन इस पर बात करें, इस संबंध में विचार करें, तो मैं आपको बता देती हूं कि रचनात्मक समायोजन वहां माना जाता है यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है। अब एक बार एक
लड़की मुझे मिली, तो उसने यूं कहा कि जब भी वह असंतुष्ट हो जाती है, जब भी उसे परिस्थितियों के प्रति झुंझलाहट आती है, तो वह पुस्तक पढ़ती है। यानी उसका वो रचनात्मक कार्य करती है, वो पढ़ती है। कुछ लोग जब असमायोजित होते हैं तो चित्र बनाते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर समायोजन स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है तो उसे रचनात्मक समायोजन कहा जाता है। और यह बहुत ही एक सकारात्मक प्रणाली है समायोजित होने की। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति समायोजन करता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मानसिक मनोरचना समायोजन। अब आपके साथ किसी ने भयंकर लड़ाई की, अब आप असंतुष्ट है, आप समायोजित संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आप वहां पर बहुत ही परेशान हैं, परंतु उसी दौरान आपको ये महसूस होता है कि जानने दे रहे, कौन उसके साथ माथापच्ची करेगा, वो तो है ही ऐसा, सबके साथ है, इस प्रकार से करता है। तो आपने क्या किया, वो जो अवांछनीय लक्षण था, जो झगड़ा या लड़ाई या जो भी विवाद हुआ, वो अवांछनीय लक्षण था, उसको आपने वांछनीय लक्षण में परिवर्तित कर दिया, यानी आपने अपने आप को वहां पर शांत किया। तो इस प्रकार से यदि आप भावनाएं बदल लेते हैं तो वो कौन सी होती है, मानसिक मनोरचना समायोजन में शामिल किया जाता है, या अपन यूं कहें कि वहां पर वो अपन मनोरचनाएं बनाते हैं। तो मानसिक यानी अपन अपने मस्तिष्क में अनेक प्रकार की मनोरचनाएं बनाकर भी समायोजन स्थापित करते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें स्थानापन्न समायोजन। एक बच्चा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। जैसे आपने एक सीरियल देखा होगा, टीवी सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अक्सर जेठालाल, जो इसका प्रमुख पात्र है या इसका जो नायक है, वो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है। जब वो विपरीत परिस्थितियों में फंसता है तो वो तारक मेहता को याद करता है और उन पर वो सारी की सारी जिम्मेदारी डालकर खुद फ्री हो जाता है। तो ये भी एक समायोजन का तरीका होता है, और ये समायोजन का तरीका क्या कहलाता है, स्थानापन्न समायोजन। यानी जो असंतुलन है उसका स्थान बदल दिया जाता है। यहाँ पर एक कोई भी बालक जो समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है तो वो अपनी परिस्थितियों को किसी दूसरे पर डाल देता है और दूसरे पर डालकर अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं सीधे के सीधे समायोजन स्थापित करने की प्रमुख विधियां। समायोजन के संबंध में जो टॉपिक आपके सिलेबस में चलते हैं, सीधे के सीधे अपन उन्हीं पर चलते हैं। समायोजन की कल्पना है, परिस्थितियां हैं, प्रकृति है, उसके साथ साथ उसके प्रकार है, और उसके बाद क्या है, समायोजन स्थापित करने की प्रमुख विधियां हैं। तो देखिए, समायोजन स्थापित करने की विधियों की यदि अपन बात करें तो विधियों को दो भागों में बांटकर अपन पढ़ते हैं। और दो भागों में कौन कौन सी विधियां यदि अपन बात करें तो एक तो होती है प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विधियां। तो इस समायोजन की दो प्रकार की विधियां मानी जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रत्यक्ष विधियों की। तो समायोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से विधि कौन कौन सी मानी जाएगी, तो इसमें भी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो यदि अपन बाधा जो भी है उसको नष्ट कर दें, बाधा या समस्या जो भी आ रही है का विनाश कर दें, यानी उसको नष्ट कर दें, तो फिर समायोजन हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, मान लीजिए कि एक व्यक्ति को पानी से संबंधित समस्या है तो वह दूसरे पानी की व्यवस्था कर ले, यानी आरओ लगवा ले। तो आपने क्या किया, समस्या का विनाश कर दिया, समस्या को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधि ये मानी जाती है कि बाधा या समस्या जो भी है उसका नाश कर दें। उसके साथ साथ अन्य उपाय की खोज,
अन्य उपाय की खोज जो है वो दूसरी विधि मानी जाती है। इसमें अपन यूं भी कह सकते हैं कि कार्यविधि में परिवर्तन, आप एक जगह संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरी जगह चली जाएगी, तो ये अन्य उपाय की खोज हो जाएगी। और इसके साथ साथ कार्यविधि यानी आपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर लिया, तो इस प्रकार से भी आप समायोजन स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लक्ष्य का प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। लक्ष्य का प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि जो आपका लक्ष्य है जिसमें समस्या आ रही है, तो आप अपने लक्ष्य का ही प्रतिस्थापन कर दो, यानी दूसरा लक्ष्य आप चुन लो, तो वहां पर भी आप समायोजित महसूस करेंगे। उसके बाद यदि अपन बात करें कि विरोधी तथ्यों की व्याख्या का निर्णय लेना, जो विरोधी परिस्थितियां आ रही हैं उनकी व्याख्या करो कि भाई कहां पर किस प्रकार की गलती हो रही है, तो उसमें व्याख्या करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल अवश्य निकल कर आएगा और वहीं पर आप समायोजित हो जाएंगे। तो समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में बाधा को नष्ट कर दो, अन्य उपाय की खोज कर लो, या लक्ष्य का प्रतिस्थापन या विरोधी तथ्यों की व्याख्या कर लो, आप समायोजित महसूस करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली विधियों की। और अगली कौन सी विधियां हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है, और मैंने आपको कहा था कि प्रश्न उठ जाता है, और वो प्रश्न जो उठता है वो इन्हीं में से उठता है। कौन सी में? अप्रत्यक्ष विधियां। इनको मानसिक मनोरचनाएं भी कह सकते हैं, मानसिक मनोरचनाएं भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष विधियां, मानसिक मनोरचनाएं जो है, इनको अपन रक्षात्मक युक्तियां भी कह सकते हैं। आप तो समझ में आ गया होगा कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रक्षात्मक युक्तियां। तो इनको अक्सर अपन समायोजन में रक्षात्मक युक्तियों के नाम से पढ़ते हैं, तो इसलिए इन्हें ही अप्रत्यक्ष विधियां या मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ये भी दो प्रकार की होती हैं। अगर अपन बात करें इनमें, तो कुछ तो होती है प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं होती है, और कुछ होती है गौण। प्राथमिक तो हो जाती है मुख्य, इनको अपन मुख्य भी बोल सकते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है गौण मानसिक मनोरचनाएं। तो इस प्रकार से रक्षात्मक युक्तियां भी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक व गौण, या फिर अपन यूं कह सकते हैं मुख्य व गौण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अगर अपन प्राथमिक की बात करें तो देखिए, प्राथमिक में अपन लेते हैं दमन को, ले सकते हैं कि भाई ऐसी युक्तियां जो प्रमुख रूप से अपन जैसे ही अपनाए वैसे ही हमारा तनाव कम हो जाए और अपन समायोजन स्थापित या समायोजित महसूस करें। तो इसमें दमन आ सकता है, इसके साथ साथ प्रतिक्रिया निर्माण आ सकता है, प्रतिक्रिया निर्माण आ सकता है, प्रतिगमन आ सकता है, प्रतिगमन आ सकता है, उदात्तीकरण जो आता है वो भी इसी में आता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक मनोरचनाएं अनेक हो सकती है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए,
बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सी रक्षात्मक युक्ति आएगी? तो देखिए यहां पर अपन कह सकते हैं युक्तिकरण। युक्तिकरण का नाम आपने सुना होगा। युक्तिकरण औचित्य स्थापन को कहते हैं। तो औचित्य स्थापन कह दो या तार्किक कारण कह दो। औचित्य स्थापन कह सकते हैं। इसके साथ साथ अपन इसमें युक्तिकरण को तार्किक जो कारण भी कह सकते हैं, तार्किक कारण भी कह सकते हैं। क्या है, नाम से स्पष्ट हो गया कि अपनी असफलता के पीछे कोई तर्क संगत कारण देना ही क्या कहलाती है? युक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन जहां भी असफल हुए वहां पर अपनों ने क्या कर दिया, कोई कारण दे दिया। जैसे यदि अपन बात करें तो अंगूर खट्टे हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, ये कौन सी जो विधि मानी जाएगी या फिर कौन सी रक्षात्मक युक्ति मानी जाएगी? युक्तिकरण की रक्षात्मक युक्ति मानी जाएगी, जिसमें अपनी असफलता का कारण किसी और पर डाल दिया जाता है। लोमड़ी है, वो अंगूर प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वो कारण कुछ और बता देती है कि वो खट्टे हैं इसलिए मैंने प्राप्त नहीं किए हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए युक्तियां सभी की सभी अचेतन होती है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अचेतन मन में ये निरंतर कार्यरत रहती है और अचेतन मन के प्रभाव से ही अपन इस प्रकार का समायोजन स्थापित कर पाते हैं। इसके बाद यदि अपन बात करें तो दमन की युक्ति, दमन किसे कहते हैं? दमन का शाब्दिक अर्थ होता है दबाना। अगर अपन फ्रायड के अनुसार देखें तो फ्रायड के अनुसार हमारी इच्छा पूरी न होने पर तनाव मुक्त होने के लिए हम उस समस्या को अचेतन में भेज देते हैं, अर्थात अपन उसको दबा देते हैं और वही प्रक्रिया, वही युक्ति कौन सी कहलाएगी? दमन की युक्ति कहलाएगी। देखिए इसमें यूं होता है कि जो बालक है या जो व्यक्ति है वो बातों को भूलना चाहता है, तो यह युक्ति बालक को हीन बनाती है या बालक में हीन भावना का विकास करती है, उसे अयोग्य बनाती है। क्योंकि जहां भी अपन देखेंगे वह कोई भी संघर्ष कर रहा है उसको भूल जाने का प्रयास करता है, तो वहां पर फिर वो अपने आप में समायोजन स्थापित कर लेता है, उसकी प्राप्ति का कोई प्रयास नहीं करता। तो इसलिए यह युक्ति बालक को हीन एवं अयोग्य बनाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन की युक्ति। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की ओर और लौटना, पीछे की ओर लौटना। अर्थात अपन इस संबंध में ये कह सकते हैं कि
व्यक्ति जब समायोजित महसूस नहीं करता है तो वह बाल्यावस्था की ओर यानी उम्र से पीछे की ओर चलने लगता है। तो व्यक्ति जीवन की समस्या का समाधान करने हेतु बाल्यावस्था की ओर लौटता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो जब बहुत ज़्यादा समस्या में होते हैं तो अंगूठा चूसने लगते हैं, दांत खाने लगते हैं, होठ चबाने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो किसकी मानी जाएगी? प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया मानी जाएगी। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन में अपन यही कहेंगे कि छोटे बच्चे के समान यदि बालक या व्यक्ति कोई हरकत करता है तो वहां पर अपन प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया मानते हैं। देखिए, अगली युक्ति की यदि बात करें तो अगली युक्ति इसमें मानी जाती है रूपांतरण। और रूपांतरण का मतलब होता है रूप बदल देना। तो मानसिक समस्या को शारीरिक रूप देना, जैसे बीमारी, यानी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो बहुत समय तक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं तो बाद में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो है वो रूपांतर हो जाता है, यानी जो मानसिक समस्या है उसका किस में रूपांतरण हो जाता है? उसका स्थानापन्न या उसका रूपांतरण हो जाता है शारीरिक समस्या में। यदि अपन बात करें उदात्तीकरण की, अगली प्रक्रिया जो मानी जाती है वो उदात्तीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। उदात्तीकरण की प्रक्रिया को अपन मार्गांतीकरण भी कहते हैं, यानी शोधन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ये एक बहुत ही अच्छी युक्ति मानी जा सकती है क्योंकि इसमें शोधन होता है। शोधन का मतलब इसका परिष्कार हो जाता है और इसके साथ साथ मार्गांतीकरण होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक उदाहरण देती हूँ, वहां पर आप समझ जाएंगे। यदि कोई बालक बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता है, बाद में वह सैनिक सेवा में चला जाए तो उसकी वो आदत भी बनी रहती है, परंतु उसकी उस आदत को वहां पर अच्छा माना जाएगा क्योंकि लड़ने की आवश्यकता सैनिक को होती है। उसी के साथ यदि अपन बात करें तो किसी व्यक्ति के लड़ाई में भी हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वो आगे जाकर मुक्केबाज या पहलवान बन जाए तो वहाँ पर उसके उस गेम की प्रशंसा की जाएगी। तो इस प्रकार से यदि अपन उदात्तीकरण यानी उच्च क्षेत्र में अपनी बुराई का, अपने तनाव का पलायन कर देते हैं तो वह प्रक्रिया कौन सी मानी जाएगी? उदात्तीकरण की प्रक्रिया मानी जाएगी। उसके बाद यदि अपन बात करें कि प्रतिक्रिया निर्माण, अगली जो युक्ति मानी जाएगी प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं अपन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये विपरीतात्मक निर्माण होता है, यानी विपरीत परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसमें यदि अपन देखें तो जो इच्छा होती है कि बिल्कुल विपरीत कार्य करना, जैसे होता है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो एक व्यक्ति है वो इच्छा तो ये करता है कि जो उसका मित्र है वो असफल हो या मित्र के पास जो वस्तु है वो उसे मिले, परंतु सामने वह कहता है कि मैं बड़ा खुश हूँ, तेरे पास ये चीज़ है, मेरे मित्र के पास ये चीज़ है, इससे बड़ी बात और है क्या हो सकती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है
या इस प्रकार की जो युक्ति है उसको प्रतिक्रिया निर्माण की युक्ति कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं थी। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली गौण मनोरचनाओं की। तो आगे अपन बात करते हैं कौन सी युक्तियों की? गौण मानसिक मनोरचनाएं। तो गौण जो मानसिक मनोरचनाएं हैं उनकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहली आ जाती है इसमें क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति, एक ही उदाहरण देती हूं। यदि कोई विकलांग बालक है, बालक कक्षा में प्रथम आकर विकलांगता की क्षतिपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से एक जगह यदि आप समायोजित नहीं हो पाते हो, यानी एक आप में कमी है और उसकी वजह से आप समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हो, तो उस कमी को आप वहां से हटाकर, यानी अपने मस्तिष्क को उस कमी की तरफ से हटाकर एक अच्छी चीज की तरफ ले जाना ही क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कहलाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो आत्मीकरण या तादात्म्य, इसमें अपन यूं कह सकते हैं कि आत्मीकरण किसे कहते हैं? इसका उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं तो एक असफल व्यापारी होता है, असफल व्यापारी। अब असफल व्यापारी है, वो मानसिक रूप से तनाव महसूस करेगा, तो वह अपने तनाव को कम करने के लिए सफल जो व्यापारी है उसके गुणों को आत्मीकरण करेगा, यानी उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करेगा और वहां पर वह यूं सोचेगा, हाँ मेरी वहां पर कमी थी, इस वजह से मैं असफल हुआ, तो आगे मैं सफल हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वह वहां पर समायोजित होता है। तो असफल व्यापारी द्वारा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण इसलिए बता रही हूँ ताकि परिभाषा जरूरत नहीं है, उदाहरण से आप जल्दी समझ जाएंगे। असफल व्यापारी द्वारा सफल व्यापारी के गुणों का आत्मीकरण की प्रवृत्ति कहलाएगी। तो इस प्रकार से क्षतिपूर्ति होगी, आत्मीकरण होगी। उसके बाद यदि अपन बात करें आगे तो अगली विशेषता या अगली युक्ति कौन सी मानी जाएगी? तो अगली युक्ति है अंतःक्षेपण की युक्ति। अंतःक्षेपण की युक्ति। अब ये अंतःक्षेपण की युक्ति क्या कहलाती है? कुछ लोग कहते हैं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यानी उनको जब भी तनाव की स्थिति होती है तो वो इस प्रकार से भी उस तनाव को भूलने का प्रयास करते हैं, समायोजन स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने ये जानबूझकर किया था, मैं इसको संभाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से भी व्यक्ति है वो तनाव को कम करता है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो इसलिए दुखी होकर यदि व्यक्ति स्वयं उसके जैसा व्यवहार करता है तो वहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें दो चीजें देख सकते हैं, दूसरों की विशेषताएं अपने अंदर देखना, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि किसी और के दुख में स्वयं द्वारा उसके जैसा व्यवहार करना। अब कुछ लोग करते हैं ना कि तुम्हें, हाँ भाई मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी भी ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से वो युक्ति क्या कहलाएगी? अंतःक्षेपण की युक्ति कहलाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे
आगे अगली अगली जो युक्ति है वो कौन सी युक्ति कहलाएगी? तो आगे जो युक्ति है उसको अपन विलोपन या प्रत्याहार की युक्ति कहेंगे। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? अपन इसको विनिवर्तित या विलोपन या प्रत्याहार युक्ति अपन इसको कहेंगे। एक ही बात असफलता के डर से उस लक्ष्य से ही दूर हो जाना भी कौन सी युक्ति मानी जाती है? विलोपन की युक्ति मानी जाती है। यानी उस जो आपका लक्ष्य है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि आप असफल हो जाएंगे, आपको चिंता होने लगती है, तो आप उसका विलोपन ही कर दो, आप उसको लुप्त कर दो, तो वहां पर भी आप समायोजन महसूस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 26 तारीख को रीट है, अब रीट की तैयारी आप कर रहे हैं परंतु आपको वो परेशान कर रही है, आप पूरी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आप तनाव में रह रहे हैं। तो आपने क्या किया कि मैं ये एग्जाम ही नहीं दूंगा, तो एग्जाम से दूरी बना लेना ही कौन सी कहलाएगी? विलोपन या प्रत्याहार या विनिवर्तित की युक्ति कहलाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। एक रक्षात्मक युक्ति ये भी होती है, व्यक्ति जब तनाव में होता है तो नकारात्मक व्यवहार भी करता है, उग्र हो जाता है, वो नकारात्मक व्यवहार करना। नकारात्मक व्यवहार ये भी हो सकता है कि जहां पर यूं कह दिया जाए कि यहाँ पर गाड़ी चलाना मना है, यहाँ पे पार्किंग मना है, ये काम नहीं करना है, तो वो जानबूझकर है वो नकारात्मक व्यवहार करता है। किसके लिए? अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप की संतुष्टि के लिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आक्रामक व्यवहार की। अगली युक्ति है आक्रामक व्यवहार। देखिए, जब परिस्थितियों के प्रति अपन नाराज है तो अपन आक्रामकता दिखाते हैं। अब ये आक्रामकता भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष आक्रामकता और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आक्रामकता। तो प्रत्यक्ष आक्रामकता, प्रत्यक्ष जो आक्रामकता है वो मूल वस्तु पर प्रकट होती है, मूल वस्तु पर प्रकट होती है। आप मोबाइल चला रहे हो, चल नहीं रहा, आपने उसी को फेंक कर मारा, तो आपने आक्रामक व्यवहार किया। और किस पर किया? मूल वस्तु पर किया, इसलिए प्रत्यक्ष आक्रामकता मानी जाएगी। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष आक्रामकता। अप्रत्यक्ष आक्रामकता में मूल वस्तु के बजाय अन्य वस्तु पर प्रकटीकरण। तो वहां पर कौन सा माना जाएगा? अप्रत्यक्ष आक्रामकता। जैसे आपके पिता ने आपको डांट लगाई, पिता पर आपका वश नहीं चला, आपने छोटे भाई बहन को डांट लगा दी, तो वो आपका अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार है। इसी के साथ ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, ऑफिस में बॉस की डांट पड़ती है, तो वह घर पर जाकर उस किसी भी व्यक्ति पर आक्रामक व्यवहार करता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार कहते हैं। इसको अप्रत्यक्ष जो आक्रामक व्यवहार है, इसको विस्थापन भी बोल दिया जाता है। कभी कभार विस्थापन की रक्षात्मक युक्ति भी आ जाती है। तो विस्थापन की रक्षात्मक युक्ति यही आती है कि मूल वस्तु पर क्रोध प्रकट न करके अन्य वस्तु पर क्रोध प्रकट करना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। वास्तविकता अस्वीकरण युक्ति भी एक युक्ति मानी जाती है। वास्तविकता अस्वीकरण युक्ति
नाम से स्पष्ट है, बताने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभार लोग हैं वो वास्तविकता को अस्वीकार कर भी अपने आप का समायोजन करते हैं। जैसे कोई एक माँ है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो यूं कहे कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, यानी इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी, नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक व्यक्ति को भयंकर बीमारी हो गई, भयंकर बीमारी हो गई, मान लो कैंसर हो गया, तो वो वहां पर यूं कहकर नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई कोई कहीं ना कहीं गलत हुआ है, गलती हुई है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो जब वास्तविकता का अस्वीकरण करता है तो वहां पर जो युक्ति मानी जाती है वो वास्तविकता अस्वीकरण की युक्ति मानी जाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सहानुभूति युक्ति, देखिए सहानुभूति युक्ति, काफी लोगों की आदत ये होती है कि वो अपनी समस्याओं को दूसरों के समक्ष ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, और जब उनकी सहानुभूति मिल जाती है तो वहां पर वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, अपनी दुखद परिस्थिति को समाप्त करना चाहते हैं। तो वहां पर इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति समालोचन करता है तो वह भी कौन सी युक्ति मानी जाएगी? रक्षात्मक युक्ति ही मानी जाएगी। इसके साथ साथ यदि अपन बात करते हैं विपर्याय नामक रक्षात्मक युक्ति की, तो विपर्याय अपन किसे कहते हैं? विपर्याय अपन उल्टे को कहते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें विपर्याय, देखिए पर्याय तो होते हैं समानार्थ, पर्यायवाची कहते हैं अपन, विपर्याय विलोम शब्दों को कहते हैं। तो जब मानसिक समस्या है वो शारीरिक रूप में प्रकट की जाती है, रूप में प्रकट की जाती है, तो वहां पर विपर्याय रक्षात्मक युक्ति मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत भयंकर गुस्सा आया हुआ है, अब उसको खाना दिया जा रहा है, खाना देते ही वो खाने की थाली फेंक देगा। अब कष्ट तो यहाँ पे है, मानसिक रूप से है, परंतु वो दिखा कहाँ रहा है? शारीरिक रूप से वो उसका प्रदर्शन कर रहा है। तो वहां पर विपर्याय नामक रक्षात्मक युक्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से वास्तविकता अस्वीकरण युक्ति होगी, सहानुभूति युक्ति होगी, विपर्याय रक्षात्मक युक्ति भी यहाँ पर होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले रक्षात्मक युक्ति का। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली रक्षात्मक युक्ति होती है मन तरंग कल्पना तरंग। नहीं समझे ना? अब समझ जाएंगे। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न, एक व्यक्ति करोड़ों अर्जित नहीं कर पाता, लेकिन स्वप्न में करोड़ों अर्जित करके या इस प्रकार की योजना बनाकर स्वप्न में, और स्वप्न कब? दिवा स्वप्न, यानी दिन में स्वप्न, खुली आंखों से स्वप्न देखता है कि मैं इस प्रकार से करूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, और उसी के माध्यम से वह प्रसन्न हो जाता है और अपने आप को उत्साहित महसूस भी करता है कि मैं इस प्रकार से करूंगा तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। तो ये रक्षात्मक युक्ति कौन सी कहलाएगी? मन तरंग कल्पना तरंग। मन तरंग यानी मन में मनगढ़ंत जो बात होती है वो, कल्पना तरंग भी, कल्पना के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करता है। यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख देती हूँ, हवाई किले बनाना जो मुहावरा है वो इसी में ही आता है, यानी हवा में अपने आप को महसूस करना, या फिर हवाई किले बनाना का मतलब हुआ कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की कल्पना करना जिससे उसे उत्साह महसूस हो, तनाव कम हो जाए। उसके साथ साथ अंतर्वेशन की रक्षात्मक युक्ति भी पाई जाती है। अंतर्वेशन ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे के व्यवहार को अपनाना है, दूसरे के व्यवहार को अपनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और वहां पर आप उन लोगों की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं,
तो वहां पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो वहां पर आपको बताता है कि भाई इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वहां पर आप संतुष्ट हो सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। तो वहां पर भी जो कौन सी युक्ति मानी जाती है, अंतर्वेशन की युक्ति मानी जाती है। उसके बाद बौद्धिकीकरण की युक्ति, देखिए इसमें आता है समस्या का सामान्यीकरण। समस्या का सामान्यीकरण यानी एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है तो वह यूं कहता है कि हर घर में दुख है, हर व्यक्ति दुखी है। तो वहां पर वह थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा कि मैं अकेला ही दुखी नहीं हूं, और भी बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, तो इसलिए वह संतुष्ट हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 युक्तियां और जो रह जाती हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन रक्षात्मक युक्ति, देखिए लक्ष्य का प्रतिस्थापन ही प्रतिस्थापन माना जाएगा। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अब लक्ष्य के प्रतिस्थापन में अपन कौन सी चीज लेंगे, देखिए एक व्यक्ति डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है, संयोगवश या परिस्थितिवश वह वहां पर सफल नहीं हो पाता, तो वह डॉक्टर न बनकर वह कॉलेज लेक्चरर या किसी इसी प्रकार की उसी के बराबर की एग्जाम देता है जिसमें वह सफल हो जाता है। तो वहां पर जो असफलता थी, उस असफलता के तनाव को कम करने के लिए यदि वह दूसरे क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, वहां पर यह बहुत अच्छा कर जाता है, तो वह युक्ति क्या मानी जाती है, प्रतिस्थापन की, और वहां पर वह समायोजित भी महसूस करेगा। उसके साथ साथ यदि अपन बात करें प्रक्षेपण युक्ति की, अंतिम युक्ति कौन सी मानी जाएगी, प्रक्षेपण युक्ति। तो प्रक्षेपण युक्ति का मतलब है कि दोष का आरोपण करना, दोष का आरोपण करना ही कौन सी युक्ति मानी जाती है, प्रक्षेपण युक्ति मानी जाती है। अब इसमें मैं एक ही कहावत आपको कहूंगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये होती है प्रक्षेपण युक्ति। यानी काम खुद को नहीं आता, नाचना खुद को नहीं आता, और कह देते हैं कि आंगन टेढ़ा है इसलिए हमें नाच नहीं सकते। तो उसी प्रकार से कहीं भी जहां भी व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता, तो फिर वहां पर वह क्या करता है कि परिस्थितियों को दोष देने लगता है। एक व्यक्ति यदि सफल नहीं हुआ तो वो फिर कहता है कि कॉपी चेक अच्छे से नहीं हुई। तो इस प्रकार से प्रक्षेपित कर देना यानी दोष का किसी और पर आरोपण करना ही कौन सी युक्ति कहलाती है, प्रक्षेपण युक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि समायोजन जो टॉपिक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। समायोजन जो टॉपिक है उसमें आपके मात्र 3-4 चीजें ही चलती है, जिसमें समायोजन संकल्पना है यानी अर्थ व परिभाषा, वो अपनों ने देखा, प्रकृति एवं विशेषताएं वो भी अपनों ने देख ली है, और उसके बाद रक्षात्मक युक्तियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और आपके सिलेबस में भी विशेष रूप से दी गई है। 2 प्रकार की है, प्राथमिक मानसिक मनोरचनाएं और गौण, और इनको रक्षात्मक युक्तियां भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रीट में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक अंगूर खट्टे हैं, किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, अक्सर इनमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका रीट का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।